हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विषय में शैक्षिक प्रावधान किस प्रकार से किया जाए कि जो है ये लोग भी आधुनिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो लोकतंत्र के माध्यम से की जाती है उसमें अपना भाग सुनिश्चित कर सकें, अपना योगदान दे सकें, अपना विकास के संग संग राष्ट्र का विकास कर सकें। इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था दिया जाए। जैसे आप एक उदाहरण के रूप में, आप बुरा मत मानिएगा आप लोग, अब तो मुझे नहीं मालूम कि कौन उच्च जाति का है कौन निम्न जाति का है, लेकिन फिर भी आप एक ही माता पिता के मान लीजिए 3 भाई 4 भाई हैं, उसमें एक भाई मूर्ख है। अगर एक भाई मूर्ख है तो क्या उसका आप हिस्सा ले लेंगे? हिस्सा लेने वाला राक्षस होगा। उसी तरह से भारत में जो जातियां हैं, अनुसूचित जाति हो चाहे जनजाति हो चाहे कोई भी जाति हो, उसका जितना संख्या है उतना ही हमारे भारत में उसका योगदान भी है। कर के रूप में जो कुछ भी मान लीजिए तो उतना ही उसका भारत में भी हिस्सा बनता है। तो जब भारत में हिस्सा है तो उसको प्रशासनिक रूप में, शैक्षिक रूप में हिस्सेदारी दे देनी चाहिए। ये बेईमान लोग होते हैं जो दूसरे के भाई का हड़पते हैं, दूसरे के जाति का हड़पते हैं। आरक्षण से उनको तकलीफ़ होती है जो ईमानदारी को नहीं समझते हैं। बुरा मत मानिएगा। जैसे मानता हूँ कि डॉक्टर में आरक्षण की ज़रूरत क्या है, तो लेकिन सफाई में भी तो आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। तो सफाई छोटे जातियों को दे लीजिए, यानी अधिकारी वर्ग उच्च वर्ग ही ले ले, बकिया सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास की छोटी जाति को दे दे। तो इस प्रकार अनेकों विवाद होते रहते हैं, विचार विमर्श होते रहते हैं। मैं सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ कि यदि एक ही माता पिता के 4 पुत्र हैं तो चाहे मूर्ख हो चाहे विद्वान, चाहे योग्य हो चाहे अयोग्य, चाहे बहुत विकास कर लिया हो चाहे नहीं विकास कर लिया हो, लेकिन माता पिता की संपत्ति में उसका बराबर का अधिकार होता है। उसी तरह से भारत में जो विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, अनुसूचित जाति हो चाहे जनजाति हो या अन्य किसी प्रकार की जाति हो, उसका भी हिस्सेदारी बनता है। उसी हिस्सेदारी के आधार पर आरक्षण पास किए गए थे, जिन आरक्षणों को तब तक दिया जाना चाहिए जब तक कि वह अपनी हिस्सेदारी, अपने दायित्व को पूरा नहीं निभा पाते हैं, तब तक दे देना चाहिए। ईमानदारी की बात है। बेईमानों का मैं ठेका नहीं लिया हूँ। बेईमान तो अपने माता पिता को भी गाली देते हैं, वो दूसरे जाति का क्या सम्मान करेंगे। आइए शैक्षिक प्रावधानों के अंतर्गत हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दोनों को किस प्रकार से शैक्षिक प्रावधान किया जाए ताकि ये लोकतंत्र के कल्याणकारी राज्य के स्थापना के अंतर्गत वे भी अपने व्यक्तित्व का विकास कर लें या वे भी विकास कर लें। हमारे देश में जब लोकतंत्र के अंतर्गत सबके कल्याण की बात है तो उनका भी कल्याण होना चाहिए, चाहे कि दुष्ट व्यक्ति को खराब लगे या अच्छा लगे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। आइए इससे शैक्षिक प्रावधान की बात करें तो पहला है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का अर्थ आपको बताया जा चुका है। रोज़ रोज़ एक ही अर्थ थोड़ी ना बार बार पढ़ाएंगे, पता चला कि वीडियो का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। आप क्रम से देखते आइए, उसको समझेंगे सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट में जाकर के तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला है शैक्षिक प्रावधान। शैक्षिक प्रावधान का तात्पर्य है कि जिस क्षेत्र में यह जनजाति या अनुसूचित जाति पाई जाती है उन सभी क्षेत्रों में जो शैक्षिक व्यवस्था किया गया है उसमें शिक्षा के अंतर्गत उनका एडमिशन अनिवार्य रहे। ऐसा ना हो कि उनका एडमिशन ही ना लिया जाए अयोग्य बता करके। मैंने बार बार कहा कि अगर 4 माता पिता के, एक ही माता पिता के 4 पुत्र हैं तो चारों की बराबर हिस्सेदारी होती है। तो सार्वजनिक जो लोक संपत्ति है उनमें सबका उनका अधिकार बनता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में उनको संवैधानिक प्रावधान हो, यानी उनका एडमिशन अनिवार्य हो। यह सिर्फ जो लाभ के लिए काम करते हैं उन्हीं को तकलीफ होगी। हम जो कुछ भी बताएंगे आधुनिक लोकतंत्र के अंतर्गत, जो लोकतंत्र का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी, उसी के आधार पर मैं अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। और जिसको खराब लगे हम क्या कर सकते हैं। तो उनका जो है शैक्षिक में उनका प्रावधान हो, शैक्षिक प्रावधान यानी शैक्षिक रूप में उनको व्यवस्था मिलनी चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था मिलनी चाहिए कि उनको इसमें दाखिला होना चाहिए, उनको पढ़ाया जाना चाहिए, आए चाहे ना आए। मैंने कहा ना कि मूर्ख अगर बेटा है तो इसका अर्थ नहीं कि विद्वान बेटा उसकी संपत्ति को हड़प ले। आधुनिक समय में नीचों ने यही किया है। तो शैक्षिक प्रावधान होना चाहिए ताकि वो पढ़ सकें, अपनी संख्या के अनुसार उसमें जो है अपने दायित्वों को, अपनी जानकारी को, अपने ज्ञान को, योग्यता को समझ सके, विकास कर सके। तो उनका जो है लोकतंत्र के अंतर्गत विकास होना तय है, क्योंकि विकास का अंकुर ज्ञान की ही भूमि से फूटता है और वह महानता तक पहुंचा देता है।
दूसरा है व्यावसायिक रोजगार में प्रावधान। जो सरकार के द्वारा जितनी भी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हो या सरकार के माध्यम से पीपीपी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंतर्गत जो भी क्रियाकलाप हैं, उनके अंतर्गत भी उनका रोजगार मिलना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि उस तबके से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वह देख करके प्रोत्साहित होकर के पढ़ाई के लिए तैयार हो सके। तो होगा क्या, जैसे 3rd क्लास 4th क्लास की जो नौकरियां हैं, मानता हूं कि उनके पास 1 क्लास की योग्यता नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरियों के अंतर्गत 2nd क्लास 3rd क्लास 4th क्लास की जो नौकरियां हैं उसमें उनकी संख्या के अनुपात में भर दिया जाना चाहिए, ताकि उनसे जातियों से जुड़ी हुई सबका कल्याण हो सके, सब लोग पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन हो सके। यानी सरकारी नौकरियों में भी उनको शैक्षिक, उनको जो है व्यावसायिक रोजगार इत्यादि के लिए भी उनकी आरक्षण का या रिजर्व का कोटा होना चाहिए, ताकि वो अनिवार्य रूप से उन्हीं के माध्यम से भरा जाए। तो इसमें क्या होगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा पढ़ाई के लिए। तो उनको एक प्रकार से क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य हैं उनमें ऐसे लोगों को नियुक्त करना चाहिए। आधुनिक समय में तो काफ़ी लोग पढ़े लिखे मिल रहे हैं, अब तो सरकार ही रोज़गार देने से भाग रही है। अब तो भगवान जाने आगे भविष्य क्या होगा, क्योंकि लोकतंत्र में जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। आगे प्रशासनिक प्रावधान। प्रशासनिक प्रावधान का तात्पर्य होता है जो हमारी पुलिस व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, उसमें अधिकारियों की व्यवस्था है, उसमें इन सभी महत्वपूर्ण पदों में या महत्वपूर्ण सलाहकारों में या वैधानिक संवैधानिक वकालत में जो है इनका प्रतिनिधित्व करने वाले को शामिल कर देना चाहिए, ताकि इनके हर स्तर पर लोक कल्याण और लोक कार्य, इन दोनों लोक कल्याणकारी कार्य और प्रशासनिक रूप से सुरक्षा इत्यादि में जो है इनका देखरेख, इनके सतत विकास का प्रावधान किया जा सके, ताकि यह जो है सभी क्षेत्रों में शोषण के शिकार से बच सकें और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। तो प्रशासनिक प्रावधान की भी व्यवस्था कर देनी चाहिए। तब जो है इनको जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है विशेष रूप से जो है योगदान बनेगा। क्यों योगदान मिलेगा, देखिए व्यावसायिक वाला हुआ, प्रशासनिक वाला ये और शिक्षा, ये तीनों क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से इनके शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। ये हालांकि थोड़ा सा हमने इसको बता दिया है दूसरे क्षेत्र के अनुसार, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों के अनुसार इसलिए आपको बताया गया है क्योंकि इन क्रियाकलापों के आधार पर शिक्षा में उसकी रुचि, उसका ज्ञान, उसका विकास तेज़ी से बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने इन दोनों को शामिल किया है। हालांकि आप इसे हटा भी देंगे तो इन दोनों को हटा भी सकते हैं, आप एक्सप्लेनेशन सही ढंग से कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन गड़बड़ करेंगे तब जो है हो सकता है नंबर कोई काट सकता है, क्योंकि गलत लोगों का हम ठेका नहीं ले रखे हैं। आगे है शिक्षकों के रूप में नियुक्ति। ऐसे क्षेत्र जैसे जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में है जहाँ भाषाई विभिन्नता है, उनके जीवन यापन विभिन्नता है, सांस्कृतिक विभिन्नता है, तो ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक है कि उसी क्षेत्र से, उसी जनजाति से संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति कर दे, ताकि उनको बेसिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा आराम से उनको दिया जा सके, उनको समझाया जा सके, पढ़ाया जा सके, क्योंकि उनको मुख्य धारा से समाज की जोड़ा जा सके। उसी तरह से अनुसूचित जाति में भी अगर शिक्षकों की नियुक्ति होगी तो वह शिक्षक को देख करके एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, क्योंकि ऐसी अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ जब व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से देखती हैं कुछ तो ज़्यादा वो सीखती हैं। ये आप जान लीजिए कि भारत कोई एक व्यक्ति नहीं है, व्यक्तियों का समूह है। इसलिए विशाल हृदय वाले तो सबके कल्याण की बात सोचते हैं और छोटे हृदय वाले अपने माता पिता को भी खाना नहीं देते। तो गलत लोगों को ही मेरी वीडियो से तकलीफ़ होगा, जो थोड़ा सा विशाल हृदय वाला है उसको बुरा नहीं लगेगा। आगे चलते हैं। तो अगर नियुक्ति होती है, शिक्षकों में नियुक्ति होती है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसमें जनता जो है अपने नई जनरेशन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ती है। तो जब शिक्षकों की नियुक्ति होगी ऐसे क्षेत्रों में, मानता हूँ कि वो रिसर्च पीएचडी नहीं करा सकता, नेट जीआरएफ नहीं निकाल सकता, लेकिन क ख ग घ तो पढ़ा सकता है, जोड़ घटाना भाग गुणा तो बता सकता है। तो इसलिए हायर स्तर पे नहीं तो प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर तो रखिए। यह लोक कल्याणकारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है तो निश्चित रूप से उनका विकास होता है। आगे अगर हम बात करें तो व्यावसायिक प्रशिक्षण में अनुदान। ऐसे लोग बहुत गरीब तबके के होते हैं, घुमक्कड़ जीवन होता है अनुसूचित जनजातियों का, पहाड़ी जंगली ये सब जीवन होता है। तो ऐसे लोगों को यदि व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए,
उनके प्राकृतिक जीवन यापन के अंतर्गत जो व्यावसायिक व्यवस्था है, जो भी वो जीविकोपार्जन का साधन अपनाते हैं, उसी में अगर उनको अच्छा प्रशिक्षण देते हुए, अनुदान की व्यवस्था करते हुए, कल कारखाने मशीनों का उपयोग सिखाते हुए उनके आय में वृद्धि कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वो शिक्षा, अपने जीवन स्तर में सुधार करते हुए समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। यही बात अगर हम बात करें, जैसे मेडिकल का क्षेत्र हुआ, तकनीकी का क्षेत्र हुआ, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हुआ, कंप्यूटर का क्षेत्र हुआ, मास कम्युनिकेशन यानी दूरसंचार का क्षेत्र हुआ, उन सब क्षेत्रों के व्यावसायिक प्रशिक्षण में अनुसूचित जनजाति से आने वाले बालकों, अनुसूचित जनजाति से आने वाले बालकों को यदि सरकार अनुदान दे के पढ़ाती है तो ऐसे बालकों के भी जीवन में या ऐसे जातियों से आने वाले लोगों को शिक्षा में, समाज में, राष्ट्र के कल्याण में योगदान इनका बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब व्यवस्था भी करनी चाहिए। अगला आवासीय विद्यालय, जहाँ पर अत्यंत दुर्लभ स्थिति हो, दुर्गम स्थिति हो, ऐसे स्थानों पर आवासीय विद्यालय सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे मिड डे मील चलता ही है, एक टाइम का और भोजन बढ़ा दे, ताकि ऐसे लोग भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, पढ़ लिख सके। अगला छात्रवृत्ति है। तो छात्रवृत्ति आप जानते ही हैं, बालक वर्ग हो चाहे बालिका वर्ग हो, छात्रवृत्ति का पर्याप्त व्यवस्था अगर सरकार करे तो जो कुछ क्षेत्रों से जो यानी कुछ आगे बढ़ चुके हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने में या व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने में या अपनी योग्यता के अनुसार कार्य सीखने में मदद मिल सकती है। तो छात्रवृत्ति के माध्यम से भी उनको शैक्षिक प्रावधान किया जाना है। अगला है प्रत्यक्ष सुविधाएं। प्रत्यक्ष सुविधाओं का मतलब कुछ ऐसे भी सरकार को सुविधा देना चाहिए इनके शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु, जैसे साइकिल की सुविधा, कंप्यूटर की सुविधा, लैपटॉप की सुविधा, मोबाइल की सुविधा, और जो है पुस्तकों की सुविधा, ड्रेस की सुविधा, और जो है इनको आवास उपलब्ध कराने की सुविधा, यानी सुविधाएं उपलब्ध करा करके अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों को पढ़ाई में अगर प्रोत्साहन दिया जाए तो ये आराम से जो है इनकी जो है जीवन की उन्नति, इनकी शिक्षा का विकास किया जा सकता है, यह होता है। अगला है जागरूकता। समय समय पर सरकार को चाहिए कि शैक्षणिक से संबंधित नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रदर्शनी कार्यक्रम, ज्ञान संबंधी जागरूकता अभियान इत्यादि चलाया जाना चाहिए। एनएसएस, स्काउट गाइड इत्यादि ऐसे क्षेत्रों में स्थापित करना चाहिए या इसको आयोजित करना चाहिए जो पिछड़े हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए ताकि वो शिक्षा के लिए जागरूक हो सके, प्रोत्साहित हो सके। तो हमने यहाँ आपको बताया, दोनों को मिला के बताया। इस ढंग से आपको मैंने बताया कि आप जो है समझ सकें कि यह जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा प्राप्त करके अपने शैक्षिक गतिविधियों में विकास कर सके, शिक्षा के क्षेत्र में विकास कर सके, क्योंकि विकास का अंकुरण ज्ञान की भूमि से होता है। कर्म उसका खाद होता है, कर्म उसकी ज़मीन होती है, सफलता उसका फल होता है। इसीलिए इन सभी बातों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मैंने शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाली सभी बातों को शामिल किया है, जिससे वह शैक्षिक व्यवस्था के माध्यम से ऐसी जातियां भी अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए अपनी जाति को, राष्ट्र को आगे बढ़ा सकें। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया हुआ इंसानियत के रूप में आप समझने में सफल हो गए होंगे। समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।